हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों की सीए इंटर लॉ की रिवीजन की पहली क्लास है। सीए इंटर लॉ में मैं चैप्टर 1 कंप्लीट करा चुका हूं और मैं ये रिवाइज करवाने जा रहा हूं आप लोगों को। रिवीजन के वक्त आपको इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है, जैसे आपके पास 3 मटेरियल है। एक है थ्योरी बुक, दूसरा है क्वेश्चन बैंक और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपी नोट्स। ओके, जैसे चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, इट इज अबाउट ऑल अबाउट डेफिनेशंस। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजरियल पर्सन है एंड देयर आर अदर डेफिनेशंस आल्सो। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये कंसेप्ट बिल्ड होता है। इस चैप्टर में ना हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, बल्कि इस चैप्टर के माध्यम से लॉ के पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं वो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। ये चैप्टर एक बेस क्रिएट करता है फॉर चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन, चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस, चैप्टर 4 शेयर कैपिटल, चैप्टर 7 मैनेजमेंट। उसका एक बेस यहां से बनता है। ओके, तो रिवीजन कैसे करना है वो टेक्निक हम लोग पूरा करेंगे और मैं रिवाइज कराऊंगा, अभी तुमको करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये देखो चैप्टर 1 जो हम लोगों ने पढ़ा, इट इज 40 पेजेस ऑफ कॉपी नोट्स। अब ये मेरे आईपैड में जो मैंने बनाया आप देख रहे हो, कैन यू सी दैट कलरफुल पूरा स्क्रॉल करके? ये क्लासरूम में मैंने तुम लोग के सामने बनाया, तुमको पढ़ाया ताकि तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस हो और जबरदस्त नोट्स बने। नाउ रिवीजन कैसे करना है? नंबर 1, कॉपी नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट। हमेशा कॉपी नोट्स उठाओगे रिवाइज करने के लिए, हमेशा नंबर 1 कॉपी नोट्स है। बुक और क्वेश्चन बैंक को रेफरेंस के लिए रखोगे। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन हैज टू बी फ्रॉम कॉपी नोट्स। सेकंड, कॉपी नोट्स में जब आप पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, तो मेरा ऐसा मानना है कि संग संग क्वेश्चन बैंक भी करते चलो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब ये चैप्टर 1 पे मैं आ गया। ऑफ कोर्स ये पूरी कंप्लीट कॉपी नोट्स है, तो मैंने ये भी बताया था कि लॉ क्या होता है, लॉ को पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा, ये आपके सामने। ठीक है, व्हेन यू आर वाचिंग दिस रिवीजन, प्लीज केयरफुली उन चीजों को ध्यान से पढ़ना। लॉ पढ़ते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? फर्स्ट स्टेप होता है यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, देन ओनली यू विल अप्रिशिएट द सॉल्यूशन, यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। नंबर 1 प्रॉब्लम्स आर आई अंडरस्टूड इन क्लास बट लेटर आई फॉरगेट इट, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? रिवाइज द कॉपी नोट। कॉपी नोट्स में हम लोग सब कुछ पढ़ पढ़ के लिखते हैं, क्लास खत्म होने के बाद 2.5 घंटे की क्लास को आप 15-20 मिनट रिवाइज करो, आपको सब याद आ जाएगा। Number 2, legal language is difficult. That is why we are making copy notes, simplifying the language and arranging it. ऊपर से क्वेश्चन आंसर का राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। थर्ड, सर आई नो द आंसर बट आई कैन नॉट फ्रेम इट, फ्रेम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कॉपी नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जिसको लिख के प्रैक्टिस करना, मैंने डब्ल्यू मार्क किया, तो उसको लिख के प्रैक्टिस हम लोगों ने क्लास में किया था। फिर टू मेनी सेक्शंस, रूल्स एंड एक्सेप्शंस, इतना सर मैं याद कैसे रखूंगा? तो थ्योरी बुक के अंदर पूरा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हम लोग भूल जाते हैं ना, जो एक भूलने वक्त की बीमारी की हम लोग भूल रहे हैं, उसके लिए सारे हार्ड पोर्शंस, वो 20% होते हैं जो लगभग हम भूल जाते हैं, उसको बार बार करो, उससे वो या भूलने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नंबर 5, हाउ टू रिवाइज 1 डे बिफोर एग्जाम, क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब होता है कि सब मिलाकर आपको एक साथ रिवाइज करना होता है बिफोर दी एग्जाम्स। एग्जाम के दिन तो एलडीआर में करेंगे लास्ट डे रिवीजन, पर उसके पहले भी आपको बार बार करना पड़ता है। ठीक है, अब लॉ पढ़ने का फ्रेमवर्क, बीएमडब्ल्यू, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस। बैकलॉग, बैकलॉग के लिए मैं बोलूंगा कभी भी क्लास अगर आपकी मिस हुई है, कोई बैकलॉग लगा है, प्लीज कंप्लीट कर लें जल्द से जल्द। ठीक है, बैकलॉग का सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, यूज कॉपी नोट्स, टेक कॉपी नोट्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स, ट्राई टू कैच अप। और हाँ, जब कभी क्लास मिस हो जाए तो ये मत करो कि अगले चैप्टर से सीधा जब सर पढ़ाएंगे तब चालू करें। अरे अगले दिन आओ, आप चालू करो, थोड़ी दिक्कत होगी पर जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, और कोशिश करो बैकलॉग लगे ही नहीं, पर ठीक है हो गया तो अब एक्सीडेंट्स और मिसहैप्स बता के तो आते नहीं है। किताबें वो तो मैं बता चुका हूं। क्लासेस, क्लासेस वगैरह बहुत ज्यादा क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस होगा। अब तुम देखो चैप्टर 1 जो है ये तकरीबन चला है 5.5 क्लासेस, तो 5.5 क्लासेस में 40 पेजेस कॉपी नोट्स हुआ, फिर तो इनकॉर्पोरेशन चैप्टर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, नंबर 2, मॉर्निंग क्लास एकदम एक्सेलेंट है, 8 AM to 10:30 AM, 2.5 घंटे की क्लास चल रही है शुद्ध एकदम, यू कैन सी द बैकलॉग। थर्ड, डाउट्स, मैं प्रोएक्टिवली डाउट्स बताता हूं, मतलब आई वाज दैट डाउटफुल चाइल्ड, मतलब जब मैं स्टूडेंट था हर चीज पे डाउट होता था, तो मैं प्रोएक्टिवली अपने आप ही सारे डाउट ढूंढ ढूंढ के आप लोगों को बताता हूं। कई बार ऐसा होगा तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट आएगा, तुम्हारे बोलने के पहले तुमको पता चलेगा मैंने वो सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, क्यूएनए हम लोग सारे के सारे क्यूएनए क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो डब्ल्यू मार्क रिटन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है वो लिख के करेंगे। वीकली रिविजन, जैसे अभी मैं ये पहला वीकली रिविजन ले रहा हूँ चैप्टर प्रिलिमिनरी,
ओके एंड इसके अलावा बीच बीच में डेली रिवीजन सेशंस भी आते रहेंगे 10-10 मिनट के। नाउ लॉ के सिलेबस में दो पार्ट है, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में दो पार्ट है, कंपनी लॉ चैप्टर 1 to 11 एंड देन यू हैव गॉट एलएलपी चैप्टर नंबर 12। सबसे इंपॉर्टेंट एलएलपी है चैप्टर 12 एंड देन अदर लॉस चैप्टर 13, 14, 15। कंपनी लॉ के बेसिक्स, एक्ट है, रूल्स है। एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, पर एक्ट में सिर्फ मोटे मोटे प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स को एग्जीक्यूट कैसे करना है, हाउ डू यू इंप्लीमेंट द लॉ, वो हमें रूल से पता चलता है। रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस, इन सबको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोला जाता है। ये पार्लियामेंट खुद नहीं बनाती, पार्लियामेंट डेलीगेट्स इट टू एमसीए। कंपनी लॉ है तो एमसीए को डेलीगेट कर देती है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, एमसीए को डेलीगेट कर दिया, बोला तुम बनाओ बैठ के ये सब रूल्स वगैरह, तुम ही अमेंड करो। तो पार्लियामेंट सिर्फ एक्ट बनाता है और उसको अमेंड करता है, बाकी रूल नोटिफिकेशन वगैरह एमसीए बनाता है और वही उसको अमेंड करता है। ठीक है, ये वेन डायग्राम को देखो, कंपनीज एक्ट 2013 इज अ पार्ट ऑफ कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ और उसी का एक पार्ट है कंपनीज एक्ट, बिकॉज सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं है, यू हैव गॉट लॉट ऑफ रूल्स, फॉर्म नंबर्स एक्सेट्रा। गवर्नेंस, देश का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो ऐसा इंडिया का, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम यहां पर कंपनी लॉ में कौन कर रहा है? पार्लियामेंट, और फिर एमसीए भी तो कर रहा है ना, रूल्स बना रहा है। एग्जीक्यूटिव एमसीए और जुडिशरी एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। मैंने एक एग्जांपल दिया था इंटरप्रिटेशन का कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का जो फायदा है वो सिर्फ बायोलॉजिकल मदर को नहीं मिलेगा बल्कि अडॉप्टिव मदर को मिलेगा। अगर एक कामकाजी महिला एक बच्चा गोद ले ले तो उसको भी 6 महीने की मैटरनिटी पेड लीव मिलेगी। ये इंटरप्रिटेशन है लॉ का। ठीक है, मैंने उसका एग्जांपल दिया था इलैबोरेट करके। फिर हम लोग एमसीए की वेबसाइट वगैरह में गए थे, वहां एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एमसीए अभी अमेंडमेंट आ गया। भारत में पहले 7 होते थे, अभी 10 रीजन है और 10 रीजन के हेड को बोलते हैं 10 रीजनल डायरेक्टर्स। तो ये रीजनल डायरेक्टर बहुत काम आता है लॉ में मेरे पढ़ते वक्त। इनफैक्ट चैप्टर 1 तक में काम आता है। चैप्टर 1 में जब एक कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहती है, सोचो कोई विदेशी कंपनी की सब्सिडी भारत में, और वो लोग अप्रैल मार्च नहीं फॉलो करना चाहते, दे वांट टू फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम आरडी बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर RD1। तो आरडी का इस्तेमाल तो चैप्टर 1 में हो जाता है। इसके अलावा आपके हर स्टेट में आरओसी है, यहाँ पे भी अमेंडमेंट आया, मैंने दिखाया था वेबसाइट में। पहले सिर्फ तमिलनाडु और महाराष्ट्र यही 2 स्टेट हुआ करते थे जहां पे 2 आरओसीज थे, लेकिन अब बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां 2 आरओसी है। बंगाल के अंदर भी 2 आरओसी है, उत्तर प्रदेश में 2 आरओसी है, दिल्ली में 2 आरओसी है, महाराष्ट्र में 4 आरओसी हो गया है, तमिलनाडु में 3 आरओसी हो गया है। तो ये भी अमेंडमेंट है। फिर एक सीआरसी है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, जो गुरुग्राम में लोकेटेड है। पूरे भारत में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी का काम कौन कर रहा है? सीआरसी। आप अपने दफ्तर में बैठ के ऑनलाइन फॉर्म जमा कर दो, बैकएंड पे गुरुग्राम में बैठा हुआ है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, जहां सेंट्रल रजिस्ट्रार है, वो सब डॉक्यूमेंट चेक करके आपको देगा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। तो इनकॉर्पोरेशन का काम एक्सक्लूसिवली पूरे भारत में सीआरसी कर रहा है जो गुरुग्राम में, बाकी लोकल आरओसी बाकी सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, आप एग्जाम में क्या कर सकते हो? एग्जाम में नेवर राइट आरओसी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यू जस्ट राइट द वर्ड रजिस्ट्रार, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। आप रजिस्ट्रार बोलते हो ना, उसमें आरओसी भी आ जाता है, सीआरसी भी आ जाता है, तो राइट रजिस्ट्रार इन एग्जाम्स। सीआरसी हैंडल्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल कंपनीज इन इंडिया, ऑल एलएलपीज इन इंडिया। सीआरसी इनकॉर्पोरेशन का काम करता है और लोकल आरओसी बाकी सारा काम। एनसीएलटी, नेशनल कंप्लीट और ट्राइब्यूनल। सर व्हाट्स अ ट्राइब्यूनल? Tribunal is a specialized court which specializes in handling only few laws. तो एनसीएलटी में बाकी कोई लॉ का मुकदमा नहीं होगा, सिर्फ इन 3 लॉ का मुकदमा होगा। कौन सा? कंपनी लॉ, एलएलपी लॉ, इंसॉल्वेंसी लॉ। अब हम लोग चैप्टर 1 में एंटर कर गए थे आफ्टर इंट्रोडक्शन, जहां डेफिनेशन हमने पढ़ा। तो ये आपके सामने पहला डेफिनेशन मेरे सामने आ रहा है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 87। नंबर्स याद रखने हैं। सब्सिडियरी, एक बार मैं ना शो करना चाहता हूं तुम लोगों को सब कुछ, ये जस्ट बोर्ड पे देखो। ये अपना चैप्टर नंबर 1 है प्रिलिमिनरी, इसके अंदर टोटल 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और 2। 1 तो एप्लीकेबिलिटी का होता है, सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है। अब ऐसे तो कंपनी बेयर एक्ट अगर आप उठाओगे तो उसमें 95 डेफिनेशंस है, पर हमारे इंटर के सिलेबस में 95 नहीं, हमारे सिलेबस में है सिर्फ 69 डेफिनेशंस, जिसकी लिस्ट ये रही आपकी आंखों के सामने। अब इनमें से कौन कौन से क्लॉज नंबर याद करने हैं, उनको रेड स्टार है। ठीक है, देख सकते हो, कैन यू सी द रेड स्टार, है ना, जगह जगह पे रेड स्टार किया हुआ है। तो जो रेड स्टार किया हुआ है उनके क्लॉज नंबर याद कर लो, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बैक टू कॉपी। तो सबसे पहला डेफिनेशन कौन सा है? सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 87। ये देखो, गौर से देखना, होल्डिंग सब्सिडियरी और उस तरफ है इन्वेस्टिंग एसोसिएट।
होल्डिंग सब्सिडी का जो रिश्ता है वो कैसे बनता है? दो तरीके हैं. नंबर वन, the holding controls more than 50% voting power either directly at its own or together with its subsidiaries, indirectly together with its subsidiaries. तो सामने वाली कंपनी में मोर देन 50% वोटिंग पावर होल्ड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दूसरा तरीका और एक है, और कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कंट्रोल द डायरेक्टर्स नहीं, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड. कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि सब्सिडियरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर्स को होल्डिंग ही अपॉइंट करेगा या रिमूव करेगा. ये देखो जरा नीचे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल द कॉम्पोजिशन? एरो, द राइट टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी और ऑल द डायरेक्टर्स. इसको बोलते हैं कंट्रोल द कॉम्पोजिशन. अब एक सवाल सबके मन में आता है, सर जिसके पास मोर देन 50% वोटिंग पावर है वही बोर्ड के कंपोजिशन को कंट्रोल करेगा, अलग से कोई कैसे करेगा? तो ये कॉम्पोजिशन वाला जो केस है ना बड़ा रेयर है, और ये आता कहां से है? बाय कोर्ट ऑर्डर और बाय सम अग्रीमेंट. कोई कोर्ट ऑर्डर, देखो नीचे, या तो कोई कोर्ट ऑर्डर होगा या एग्रीमेंट होगा जिसने होल्डिंग कंपनी को पावर दिया कि आप ही इसके कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी को कंट्रोल करो. वरना जनरली जिसके पास मोर देन 50% वोटिंग पावर है वही कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड भी कंट्रोल करेगा. ठीक है, ये जो होल्डिंग सब्सिडियरी के बीच में रिश्ता है इसको शॉर्ट में बोलते हैं कंट्रोल. ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 की भाषा है. उस तरफ है इन्वेस्टिंग एसोसिएट. इन्वेस्टिंग एसोसिएट का रिश्ता थोड़ा सा कमजोर होता है. उस रिश्ते को कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. एक बहुत सुंदर सा डिफरेंस मैं बताता हूं. कंट्रोल में, पिंक कलर देख लो, कंट्रोल में और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में फर्क क्या है? कंट्रोल का मतलब है जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है जो मैं बोलूंगा प्लीज उसको भी सोचो और फिर फैसला लो. दैट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. तो ये कमजोर रिलेशनशिप है. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसके किसके बीच में? इन्वेस्टिंग कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी. इन्वेस्टिंग कंपनी जो है ना, ये इन्वेस्टिंग कंपनी या तो एसोसिएट के अंदर 20 से 50% वोटिंग पावर होल्ड करता है, या फिर उसके बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल करता है या उसमें पार्टिसिपेट करता है. तो उससे बनता है वो रिश्ता इन्वेस्टिंग एसोसिएट का. एंड वन मोर थिंग, लास्टली, एसोसिएट इंक्लूड्स उधर कोने में जॉइंट वेंचर. ठीक है, अब ये मैंने होल्डिंग सब्सिडियरी के बहुत सारे इलस्ट्रेशन समझाने के लिए ड्रॉ करवाए थे. जब आप पहली बार रिवाइज करते हो ना कॉपी से तो आपको ये सब इलस्ट्रेशंस पढ़ने हैं, लेकिन जब आपका सेकंड थर्ड फोर्थ रिवीजन जब भी होगा लॉ में तब आपको ये इलस्ट्रेशंस याद हो चुके होंगे, देखना नहीं पड़ेगा. मैं अच्छे वाले इलस्ट्रेशन डिस्कस कर देता हूं जो ज्यादा अच्छे हैं. ठीक है, होल्डिंग सब्सिडियरी, सब्सिडियरी की सब्सिडियरी भी होल्डिंग की सब्सिडियरी मानी जाती है. इसको चेन होल्डिंग बोलते हैं. चेन होल्डिंग में मैक्सिमम 2 लेयर तक अलाउड होता है. ठीक है, चेन होल्डिंग, आओ पढ़ो. मैक्सिमम 2 लेयर्स आर अलाउड. सेकंड, होल्डिंग को हमेशा लेयर 0 काउंट करना. होल्डिंग से जो निकला लेयर 1, लेयर 1 से जो निकला लेयर 2. दैट इज द वे यू गो. Now, within the layers, within the 2 layers, you can have any number of subsidiaries. Look at this example. Holding company counted as layer 0. Now, in this example, holding company has a lot of subsidiaries. Orange color. All of them, जो directly holding की subsidiary, उनको layer 1 माना जाता है. तो inside layer 1, you can have any number of subsidiaries, no problem. Then, layer 1 से जो subsidiaries निकलते हैं, उनको बोलते हैं layer 2. That's the last layer, second layer. इसमें भी आप कितने भी subsidiary डाल सकते हो. एक्सेप्शन बता रहा हूं, कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं, एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में नहीं पर बता देता हूं, 6 कंपनियां ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शन है जिनमें मोर देन 2 लेयर अलाउड है. गवर्नमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एनबी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, फॉरेन चेन, होली ओन्ड सब्सिडियरी. तो ये सारा याद मत रखो, सिर्फ 2 याद कर लो, गवर्नमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी. ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी कैन हैव मोर देन 2 लेयर्स, वो चलेगा, अलाउड है. ठीक है, फिर मैंने, क्योंकि मैंने बोला ना चैप्टर 1 इज नॉट जस्ट डेफिनेशंस, इट मींस इट इज लाइक गोल्ड माइन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो एक एक करके कॉन्सेप्ट आ रहा है. पढ़ाते वक्त बीच में आया प्रोवाइजो. प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन. व्हाई डू यू वांट सो मेनी प्रोवाइजोस इन लॉ? आप लॉ पढ़ने बैठो, आप देखोगे जब भी कोई सेक्शन खत्म होगा तुरंत उसके बाद एक पैराग्राफ घुस जाएगा, प्रोवाइडेड दैट समथिंग समथिंग. इसको बोलते हैं प्रोवाइजो, मतलब एक्सेप्शन. क्यों चाहिए? सर लॉ जो बनाया जाता है वो जनरल कॉमन केस को सोच के बनाया जाता है, स्पेशल केस को सोच के बनाया नहीं जाता. तो अब सरकार को स्पेशल केसेस के लिए भी तो नियम को थोड़ा बदलना पड़ेगा ना. तो स्पेशल केसेस के लिए नियमों को बदला जाता है, एक्सेप्शन क्रिएट किया जाता है. दैट इज द लॉजिक बिहाइंड प्रोवाइजो. ये देखो, most of the law is drafted based on the common scenarios. Therefore, proviso or exception is added to take care of the special scenarios. And एक golden rule याद रखना, yellow color. Law is full of exceptions. Law is full of exceptions.
प्रोवाइजो की पहचान क्या होती है? प्रोवाइजो स्टार्ट्स विथ प्रोवाइडेड दैट समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट लोग का डाउट होता है सर प्रोवाइजो और प्रोविजन में क्या फर्क है? अरे प्रोवाइजो बच्चा है, प्रोविजन मेन चीज है। प्रोविजन का मतलब होता है कहीं भी कोई भी लॉ है, चाहे वो सेक्शन हो, रूल हो, रेगुलेशन हो, क्लॉज हो, सब क्लॉज हो, कुछ भी हो, इवन प्रोवाइजो हो, इन सबको लीगल प्रोविजन बोला जाता है। तो प्रोवाइजो इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ प्रोविजन। Provision. All laws are known as legal provisions. Proviso also is a provision. अब ये बर्फी वाला जो रोम्बस डायग्राम है बड़ा फेमस है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। होल्डिंग कंपनी की दो सब्सिडरी है S1 S2, वो लेयर 1 है। S1 S2 एक्स लिमिटेड के अंदर 30 और 25% होल्ड करते हैं। नाउ S1 या S2 दोनों में से कोई भी एक्स का होल्डिंग नहीं है, पर इन दोनों की मिला के इनडायरेक्ट होल्डिंग कितनी है? 55%। तो माना जाएगा होल्डिंग इज इनडायरेक्टली होल्डिंग 55% ऑफ एक्स लिमिटेड एंड होल्डिंग बिकम्स अ होल्डिंग कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड आल्सो। लिखने का स्टाइल क्या होगा? तुम लिखोगे एच लिमिटेड डायरेक्टली कितना होल्ड कर रहा है एक्स में? 0। इनडायरेक्टली टुगेदर विद सब्सिडरी कितना कर रहा है? 0 + 25 + 30 मिला के 55%। सो 55% होल्ड कर रहा है ना, तो एक्स लिमिटेड बिकम्स द सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग एच लिमिटेड, ठीक है। ये वाला भी बहुत सुंदर है, ये एक डाउट आया था तो मैंने उसके बेस पे बनाया था स्टूडेंट लोग के लिए। ये देखो गौर से, S1 इज होल्डिंग 55% ऑफ एक्स, तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि S1 इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ एक्स। तो S1 के बगल में मैंने क्या लिखा? इमीडिएट पेरेंट कंपनी ऑफ एक्स। अब H भी उसमें 10 होल्ड करता है, S2 भी 15 होल्ड करता है। H डायरेक्टली कितना होल्ड कर रहा है? 10। लेकिन H डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली मिलाकर कितना होल्ड कर रहा है? 55 + 10 + 15 80%। तो H इज ऑल्सो द पेरेंट कंपनी, H को बोलेंगे अल्टीमेट पेरेंट, अल्टीमेट पेरेंट। और ये S1 क्या है? इमीडिएट पेरेंट, ठीक है ना। H को लेयर 0, S1 को लेयर 1, और X देखो डायरेक्टली किसका सब्सिडरी है? S1 का, तो ये S1 से निकला है, तो X को बोलेंगे लेयर 2। अब होल्डिंग सब्सिडरी के डेफिनेशन में कमाल की बात लिखी है, उल्टी गंगा बह रही है। कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, नॉर्मली उल्टा होता है, आगे आएगा। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी, लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी के डेफिनेशन में लिखा है कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। सर ऐसा क्यों? इसका बोलने का मतलब है कि होल्डिंग सब्सिडरी का जो रिश्ता है वो सिर्फ कंपनी टू कंपनी नहीं होता, वो किसी भी दो बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में हो सकता है। ये जो रिश्ता है ना होल्डिंग सब्सिडरी का, ये किसी भी दो बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में हो सकता है। हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी एलएलपी है, या वाइस वर्सा है, दोनों एलएलपी है। मतलब दिस रिलेशनशिप दैट वी आर लर्निंग होल्डिंग एंड सब्सिडरी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली कंपनीज, इट अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, इवन एलएलपी में भी लगेगा, ठीक है। The definition and the relationship of the holding and subsidiary applies to all body corporate। फिर मैंने तुम लोग को साक्षात ICAI का एग्जांपल दिया था। ICAI एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बॉडी कॉर्पोरेट है, अ सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ICAI की मैंने वेबसाइट जाके दिखाया था, होली ओन सब्सिडियरी है ICARVO, लिखा हुआ है ICRVO, गूगल कर सकते हो अगर तुमने नहीं देखी वो क्लास तो तुम जाके देख सकते हो ICRVO, उसमें लिखा हुआ है होली ओन सब्सिडियरी ऑफ ICAI। तो ये सब्सिडियरी होल्डिंग का रिश्ता सिर्फ कंपनीज में नहीं है बल्कि बॉडी कॉर्पोरेट्स में भी एग्जिस्ट करता है। नाउ सर व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 100% सब्सिडियरी? बता रहा हूं, इधर देखो, ये अपनी होल्डिंग कंपनी H लिमिटेड, ये अपनी सब्सिडियरी कंपनी है S, 100% सब्सिडियरी। अब होता क्या है, इसके 100% शेयर्स होल्डिंग के पास है। होल्डिंग, क्योंकि ये वाली सब्सिडियरी एक पब्लिक कंपनी एस लिमिटेड, तो इट हैज टू हैव 7 शेयर होल्डर्स। 7 शेयर होल्डर्स कैसे आएंगे? एकदम तरीका बता रहा हूं। होल्डिंग कंपनी एक एक शेयर 6 लोगों को दे देगा, तो होल्डिंग और उन 6 लोगों को मिला के 7 शेयर होल्डर्स हो गए टेक्निकली। नाउ एक सेक्शन होता है बड़ा खूबसूरत है, चैप्टर 7 में आता है 89, क्या नाम? 89। सेक्शन 89 गिव्स द पावर टू अ शेयर होल्डर कि वो अपना वोटिंग राइट्स किसी और को असाइन कर सकता है, अपना डिविडेंड राइट किसी और को असाइन कर सकता है। तो इन 6 लोगों के पास एक एक शेयर, टोटल 6 शेयर्स थे, ये अब उन 6 शेयर्स पे भी अपना वोटिंग पावर होल्डिंग को असाइन कर देंगे अंडर सेक्शन 89। तो उस लिहाज से होल्डिंग के पास 100% वोटिंग पावर आ जाएगा और वो बन जाएगा होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी, ठीक है। तो वोटिंग शेयर दे दो एक एक और फिर उनसे वोटिंग पावर अपने नाम पे असाइन करा लो। फिर यहीं पे मैंने एक टॉपिक आ गई थी, तो ट्रस्ट का होल्डिंग सब्सिडियरी में ICAI ने एक नोट डाल रखा है कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी के अंदर शेयर्स होल्ड कर रहा है एज अ ट्रस्टी, एज अ केयर टेकर, तो फिर वो होल्डिंग सब्सिडियरी का रिश्ता नहीं माना जाएगा। ओके, तो मैं ट्रस्ट का मतलब समझा रहा था, ये बहुत आता है लॉ में, पता होना चाहिए ट्रस्ट क्या होता है। ट्रस्ट इज अ सेपरेट बॉडी क्रिएटेड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882
Trust is always created when somebody donates money or property into the trust. So the person who donates the money or property into the trust is called the creator, author or settler of the trust. Now एग्जाम्पल था छेदीलाल एक 80 साल के बुजुर्ग हैं, पैसे वाले, सॉरी क्या नाम है, सोहन लाल एक 80 साल के बुजुर्ग है, पैसे वाले हैं, उनके 4 पुत्र हैं, वो भी 50-50 साल के, पर नालायक हैं। तो इनको डर है कि अगर वसीयत बना के प्रॉपर्टी चारों में बांट दूं तो ये लोग इतने नालायक है कि वो प्रॉपर्टी भी कुछ समय के अंदर स्वाहा कर देंगे। तो इससे बेहतर उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में डाल दिया कि सारा प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे रहेगा, बच्चे कहीं बेच ही नहीं सकते, और ट्रस्ट का केयर टेकर बना दिया ट्रस्टी को। नाउ लुक एट दैट साइड, वो जो ट्रस्टी लोग हैं ना, अगर एक है तो ट्रस्टी, 4-5 है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। दे आर board of trustees are not the owner of the property, they are only the caretaker, they are only the agents. Okay, उनका काम है प्रॉपर्टी की देखभाल करो और प्रॉपर्टी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उससे जो इनकम आ रहा है उसको उसी मकसद के लिए यूज करो। तो यहाँ मकसद क्या था, सोहनलाल चाहता था कि प्रॉपर्टी पे हर महीने जो इनकम आ रही है, लेट्स से 20 लाख रुपीस, तो वो हर महीने जो इनकम है वो चारों बेटों में डिवाइड कर दीजिए, 5-5 लाख हर महीने मिलते रहेंगे इनको आजीवन, ताकि ये लोग का गुजारा होता रहे। तो इन बच्चों को बोलते हैं बेनिफिशियरी। क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी। तो क्रिएटर ऑफ द ट्रस्ट हैज डोनेटेड द प्रॉपर्टी इनटू द ट्रस्ट, क्रिएटेड अ ट्रस्ट। ट्रस्ट की केयरटेक करने के लिए, असेट्स की केयरटेक करने के लिए यू हैव गॉट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, उनका काम है जो इनकम जनरेट हो बेनिफिशियरी के भले के लिए लगाओ। अब ये तो प्राइवेट ट्रस्ट था क्योंकि बेनिफिशियरी 4 बेटे हैं, प्राइवेट लोग हैं। अगर बेनिफिशियरी आम जनता होती तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट या पब्लिक ट्रस्ट कहलाता, या रिलीजियस ट्रस्ट भी हो सकता था। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तो ट्रस्टी कौन होता है, ट्रस्टी मालिक होता है कि केयर टेकर होता है, एजेंट होता है? सर केयर टेकर होता है, एजेंट होता है, मालिक नहीं होता वो। ठीक है, ट्रस्टी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दे आर ओनली केयर टेकर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी में 60% वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है इन फिड्यूशरी कैपेसिटी, फिड्यूशरी कैपेसिटी का मतलब इन अ ट्रस्टीशिप कैपेसिटी, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट, भरोसे का रिश्ता, फिड्यूशरी रिलेशनशिप मतलब भरोसे का रिश्ता। तो एज ए ट्रस्टी होल्ड कर रहा है 60%, तो फिर इनको होल्डिंग सब्सिडरी माना नहीं जाएगा, नो। ओके, फिर हमने होल्डिंग सब्सिडरी का एक बर्फी वाला रोम्बस वाला एक क्वेश्चन था राइटिंग प्रैक्टिस में, वो लिख के किया हम लोगों ने। ये देखो, ये पूरा लिख के आंसर सॉल्व करके दिखाया। नेक्स्ट वी मूव्ड ऑन टू अ गुड डेफिनेशन, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी बनने के 2 रास्ते होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, आइदर 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, या फिर दूसरा तरीका है अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। और याद दिला दूं, गवर्नमेंट कंपनी में 2 लेयर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। मतलब सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कंपनी है बीएसएनएल, उसकी सब्सिडियरी, उसकी सब्सिडियरी, उसकी सब्सिडियरी, उसकी सब्सिडियरी, it can go to infinite layer, all of them will be government companies. The restriction of 2 layer does not apply to government company. अच्छा, अक्सर स्टूडेंट से भूल होती है, तो we have to address this mistake of the student. गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडियरी के रिश्ते में फर्क देखो, इधर है मोर देन इक्वल टू 51% पेड अप कैपिटल, उधर है मोर देन 50% वोटिंग पावर, तो डिफरेंट है। फिर मैंने गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल्स दिए थे बहुत सारे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की भी अच्छा, गवर्नमेंट कंपनीज के सारे शेयर बोलने को तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे, पर रियली इट इज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो गवर्नर। स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज होती है, जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कंपनीज होती है या बिजली कंपनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल ऑफ देम आर ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। ये मैंने एक रियल एग्जांपल शेयर किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड इज अ डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी जिसमें 51% पेड अप कैपिटल या उससे ज्यादा इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, तो इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। अब कोल इंडिया लिमिटेड की खुद की एक सब्सिडियरी है, रियल एग्जांपल है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो सिंस इट इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, इट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट कंपनी, एंड इसमें कोई अंत नहीं है। ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी एक्स, एक्स की सब्सिडियरी वाई, वाई की जेड, जेड की पी, पी की क्यू, ऑल ऑफ देम आर गवर्नमेंट कंपनी, बिकॉज यहां पर मोर देन 2 लेयर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक खास बात, डीवीआर शेयर्स, मैंने हल्के में बताया था, डिटेल में तो बाद में आएगा। डीवीआर शेयर्स का मतलब होता है, इक्विटी शेयर 2 प्रकार के होते हैं, प्लीज याद करो, इक्विटी शेयर 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर, डीवीआर शेयर। ऑर्डिनरी शेयर में 1 शेयर 1 वोट, लेकिन डीवीआर शेयर में 1 शेयर पे ज्यादा या कम वोट हो सकता है, मतलब वोटिंग पावर डिफरेंट होता है, तभी उसको बोलते हैं डिफरेंट वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डीवीआर शेयर्स। अगर मान लो नॉर्मली पता है क्या होता है नॉर्मली किसी भी कंपनी में आपको ऑर्डिनरी शेयर ही मिलेंगे, तो वहां पे आप
और प्रेफरेंस शेयर वगैरह भी कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर ही मिलता है। तो ऐसी कंपनी में ऑर्डिनरी शेयर जितना है और वोटिंग पावर जितना है वो सेम सेम ही होगा। तो आप वोटिंग पावर बोलो या पेड अप कैपिटल बोलो, आंसर सेम ही निकल के आएगा। लेकिन अगर सर कंपनी में ऑर्डिनरी शेयर के साथ डीवीआर शेयर है तो इनके वोटिंग पावर एक जैसे नहीं होते। यहां पर वोटिंग पावर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू पेड अप कैपिटल, तो यहां पर डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर मान लो गवर्नमेंट कंपनी में डीवीआर शेयर्स है, अगर है, तो 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं चेक करेंगे, 51% ऑफ वोटिंग पावर चेक किया जाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में डाला हुआ एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट वी पिक्ड अप स्मॉल कंपनी। ठीक है, स्मॉल कंपनी समझ में सबको आता है, पर जब स्टूडेंट लोग लिखने बैठते हैं तो कांड हो जाता है। वो क्या? स्मॉल कंपनी का सिंपल मतलब क्या है वो तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है रेड कलर में। ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना कि कौन स्मॉल कंपनी नहीं है, विच कंपनीज आर नॉट स्मॉल कंपनी, वो ब्लैक कलर में उधर लिखा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो लिखना पड़ता है एग्जाम में। सो बाय द वे, व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी? इट्स अ प्राइवेट कंपनी, इट कैन बी ओपीसी ऑल्सो। प्राइवेट, जब मैं बोलता हूँ प्राइवेट कंपनी उसमें ओपीसी शामिल है। तो इट इज अ प्राइवेट कंपनी विच सेटिस्फाइज द ट्विन कंडीशंस। ट्विन मतलब दोनों के बीच में क्या लिखा जाएगा? एंड। पेड अप कैपिटल लेस देन 10 करोड़, लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 100 करोड़। एग्जाम में लिखने का स्टाइल ऐसा होगा, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी? उधर उस तरफ पब्लिक कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडियरी, सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल स्टैट्यूट, इनको स्मॉल माना नहीं जाता। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। मैंने यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताया था, स्टूडेंट लोग अक्सर सोचते हैं 3 टाइप ऑफ कंपनी होता है, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। गलत, 2 ही टाइप का होता है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो डायग्राम ऐसा होता है, प्राइवेट कंपनी ओपीसी उसी के अंदर है और पब्लिक कंपनी अलग है। तो कभी भी ये नहीं सोचो कि 3 प्रकार की कंपनी होती है, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। इट्स प्राइवेट एंड पब्लिक। ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट ओनली। इनफैक्ट चैप्टर 2 में ओपीसी आज ही मैं पढ़ा रहा था, उसमें ये बात प्रूव भी होती है कि ओपीसी को अपने वाले सेक्शन भी फॉलो करने प्लस प्राइवेट कंपनी के सारे लीगल प्रोविजन भी फॉलो करने हैं। ये स्मॉल कंपनी पे एक क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लिख के क्लास में प्रैक्टिस किया था। ठीक है, नाउ स्मॉल कंपनी पे कुछ खास नोट्स है मेरे जो तुम लोगों के डाउट को दूर कर देगा। स्मॉल कंपनी का जो स्टेटस होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये हर साल चेंज होता रहता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता। हो सकता है इस साल आप स्मॉल कंपनी हो, अगले साल आप नहीं हो, फिर स्मॉल हो, लाइक दैट। फॉर इंस्टेंस फाइनेंशियल ईयर 27-28 के इमीडिएटली प्रीसीडिंग कौन सा फाइनेंशियल ईयर आएगा? 27-28। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 27, तो इसके जस्ट पहले क्या था? 31 मार्च 2027। तो 31 मार्च 2027 को सपोज हमारा पेड अप कैपिटल और टर्नओवर लिमिट के अंदर था, तो फिर 27-28 में हम लोग को क्या माना जाएगा? स्मॉल कंपनी। तुम जब एग्जाम देने बैठते हो मई 27 या सपोज सितंबर 27, तो जिस वक्त तुम एग्जाम दे रहे हो जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो सोचा जाता है। तो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर होगा 27-28, जिसके लिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग होगा 31 मार्च 27। ठीक है, अब मान लो कि अगले साल 31 मार्च 28 को टर्नओवर 100 करोड़ पार हो गया, पेड अप कैपिटल कम है पर टर्नओवर 100 करोड़ पार हो गया, तो नाउ इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 28-29 इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। ये देखो पॉइंटर दिखा रहा हूं। ओके, फिर वापस से सर स्थिति बदल गई, एक साल बाद 31-29 को दोनों लिमिट फिर से अंदर आ गया, तो फिर से वो स्मॉल कंपनी बन जाएगा। नंबर 2, देयर इज नो सर्टिफिकेट फॉर स्मॉल कंपनी स्टेटस, इट इज ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। आप खुद चेक करो, आपके लिमिट्स के अंदर है तो आप स्मॉल कंपनी हो। आपको अलग से कोई इसका स्टेटस या सर्टिफिकेट नहीं मिलता, बिकॉज ये हर साल चेंज होते रहता है स्मॉल कंपनी का स्टेटस। नेक्स्ट वी मूव्ड ऑन टू लिस्टेड कंपनी। माय गॉड, लिस्टेड कंपनी पढ़ते वक्त कितने सारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने क्लास में सीखे थे जो हमें काम आएंगे आगे जाके चैप्टर 3 और 4 में। तो शुरू करते हैं लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में एक एक करके कॉन्सेप्ट, पहले सबसे पहले आप स्टॉक एक्सचेंज का मतलब समझो। भारत में ना ऐसे बोलने के लिए मैं आपको बता दूं, देर आर लॉट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, 25 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, पर वो जो लोकल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना हर शहर वाले, वो बंद हो गए। मेन 2 ही चल रहे हैं, एनएससी और बीएससी। हर स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है बिकॉज दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज बोलने का मतलब ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? सर इट्स अ मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। प्राइमरली आप 3 जानते हो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, जिसमें सबसे ज्यादा मस्त है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स के भाव स्टेबल होते हैं,
इक्विटी शेयर के भाव ऊपर नीचे करते हैं, वोलाटाइल होता है, उसी से तो पूरा शेयर मार्केट चलता है, स्पेक्यूलेशन होता है, ठीक है। नाउ कोई भी कंपनी जब सिक्योरिटीज इशू करती है तो दो तरीके हो सकते हैं। लेफ्ट साइड पब्लिक इशू, जिसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं, इट्स अ जनरल ऑफर ओपन टू पब्लिक, कोई भी आओ खरीद लो, उसके लिए कंपनी डॉक्यूमेंट बांटती है, प्रोस्पेक्टस। और दूसरा तरीका है प्राइवेट प्लेसमेंट, जहां कंपनी सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को अप्रोच करती है और केवल उन्हें ऑफर करती है कि आप हमारा शेयर्स खरीद लो। इट इज लाइक अ स्पेसिफिक ऑफर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं ना, जनरल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर, वैसा ही है, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत मशहूर है, शार्क टैंक उसका एक एग्जाम्पल है। अब बात को सुनना, पब्लिक कंपनी दोनों कर सकती है, पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट, लेकिन प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, वो पब्लिक इशू अलाउड नहीं है। फिर मैंने एक कंसेप्ट बताया था, भारत में बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसमें से एक है अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद के बगल में गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है अहमदाबाद के बगल में। गिफ्ट सिटी बेसिकली ये इंडिया में होते हुए भी इंडिया नहीं माना जाता फॉर लीगल पर्पस, लीगल पर्पसेस के लिए इसको फॉरेन जुरिस्डिक्शन माना जाता है, फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, यहाँ दुनिया भर के टैक्स एग्जेम्पशन होते हैं, ठीक है। अब गुजरात ये जो शहर है गिफ्ट सिटी, इसका मेन मकसद है एक्सपोर्ट करना, कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा या सर्विसेज होंगे वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे, डॉलर आएगा, तो यहाँ पे जो भी कंपनियां होती हैं वो डॉलर कमाती हैं, सो दे नीड अ स्पेशल बैंक ओवर देयर जो डॉलर टू रूपी, रूपी टू डॉलर कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प कर सके। तो भारत सरकार ने क्या बोला कि जितनी भी बैंकिंग कंपनीज है बड़ी बड़ी भारत की, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आप लोग वहां जाके अपना अलग से एक कंपनी खोल लो, उस कंपनी को बोलेंगे आईएफएससी कंपनी। क्या बोलेंगे? IFSC कंपनी। दीज आर फाइनेंशियल कंपनीज जो IFSC सेंटर, गिफ्ट सिटी के अंदर ही IFSC सेंटर में लोकेटेड होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, और वहीं पे लोग डॉलर कन्वर्जन वगैरह का, रेट फॉरेक्स का काम पूरा करते हैं, ओके। अब इसी गिफ्ट सिटी के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज माना ही नहीं जाता, दे आर ट्रीटेड लाइक फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, इनको बोला जाता है इंटरनेशनल एक्सचेंज, शॉर्ट में इंक्स, INX। तो यहाँ पे दो हैं, इंडिया इंक्स, NSE इंक्स, दे आर लोकेटेड इन गिफ्ट इन इंडिया बट दे आर ट्रीटेड एज फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप अपनी कंपनी को यहां पर लिस्टेड कराओगे तो हम लोग उसको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे, ठीक है। नाउ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी, ये मैंने पूरा अलग से बनाया था, ये आता है एग्जाम में। व्हाट्स अ लिस्टेड कंपनी? A listed company is a company which has any of its securities listed on a recognized stock exchange. However, the following companies are not considered as listed company. Exceptions. Not treated as listed company. तो पहले लंबा लंबा समझाया, फिर शॉर्ट में समरी है, पहले लंबा लंबा देखो। अब पब्लिक कंपनी, लुक एट दिस डायग्राम, एक पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, पर जिसका डिबेंचर इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, केवल वो लिस्टेड है, तो उसको अपने लिस्टेड नहीं मानते, अनलिस्टेड कंपनी मानते हैं, ठीक है। हाँ, अगर इसी पब्लिक कंपनी ने डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर का पब्लिक इशू किया होता तब लिस्टेड मानते। देखो, अगर डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर का पब्लिक इशू करोगे तो लिस्टेड, प्राइवेट प्लेसमेंट करके लिस्टिंग कराओगे तो लिस्टेड नहीं मानेंगे। नंबर 2, listed private companies are not treated as listed company। listed private company का ये बहुत डिटेल में बताया था, शॉर्ट में इसका एक ही केस होता है। बेसिकली प्राइवेट कंपनी बैंक से लोन लेती है और बैंक बदले में डिबेंचर ले लेता है, और बैंक बोलता है कि भाई ये डिबेंचर को ना स्टॉक एक्सचेंज के IGP प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दो ताकि बैंक्स लोग दूसरे बैंक को बाई सेल कर सके। तो दैट इज द ओनली केस ऑफ लिस्टेड प्राइवेट कंपनी, और उसको हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं मानते। और जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है इंडिया में नहीं, उसको भी लिस्टेड नहीं मानते। यहाँ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज का मतलब वही है, गिफ्ट सिटी वाला, ठीक है। अब मैंने शॉर्ट समरी, what are the 3 exceptions those companies which are not treated as listed company, ये आपके सामने 3 exceptions समरी में। a public company which has listed its debentures or preference shares that were issued on private placement basis. Number 2, a private company which has its debenture, which had listed its debentures that were issued on private placement basis. And number 3, overseas listing. फॉरेन लिस्टिंग का मतलब ये नहीं कि अमेरिका में लिस्टिंग हो रहा है, वो बेसिकली गिफ्ट सिटी में जो 2 स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसी में लिस्टिंग हो रहा है, तो इनको सर अपने लिस्टेड कंपनी नहीं मानते। अब इसका एक क्वेश्चन आया था जो हम लोगों ने लिख के प्रैक्टिस किया था, लाइक दिस, ठीक है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट।
Company means a company incorporated under this Companies Act 2013 or previous Companies Act. Whereas body corporate is an entity which is separate legal entity and which is incorporated under any act, including Companies Act. तो बॉडी कॉर्पोरेट के आपके सामने चार एग्जांपल है. कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कंपनीज एक्ट में बना है. एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट जो एलएलपी एक्ट में बना है. फॉरेन कंपनी सीआईओआई, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो फॉरेन कंपनी लॉ में बना है. एंड देन रेगुलेटरी बॉडीज लाइक आईसीएआई, सेबी, आरबीआई, ये सब अपने अपने स्पेशल एक्ट में बने. तो ये सब बॉडी कॉर्पोरेट है. बॉडी कॉर्पोरेट की सबसे बड़ी पहचान सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड जो किसी लॉ में लीगल प्रोसेस से पैदा हुआ है. तो ये सब एक लीगल प्रोसेस लॉ से इनकॉर्पोरेट हुए हैं. ठीक है. लुक एट दिस वेन डायग्राम. इवन कंपनी इज अ पार्ट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. ओके. नाउ एक इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट लोग बॉडी कॉर्पोरेट का जब डेफिनेशन किताब से पढ़ते हैं तो आश्चर्यचकित. किताब में जो डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट का इट इज समथिंग लाइक दिस. मैं सुना देता हूं. Body corporate includes something something and excludes something something. Body corporate includes a company incorporated outside India but excludes cooperative society and other corporates notified by government. ये डेफिनेशन पढ़ के स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि सर डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा. तो मैं आपको बता रहा हूं डेफिनेशन और मीनिंग सेम चीज नहीं होता. मीनिंग का मतलब होता है इट एक्सप्लेन्स द वर्ड. जैसे मैंने ऊपर आप लोग के सामने क्या लिखा, body corporate is an entity having separate legal entity which is incorporated under any law. Now that's the meaning, that's not the definition. Definition जो section number 2 clause 11 में वो ऐसा है. Definition meaning को समझा भी सकता है, नहीं भी. Definition का main काम होता है to set the boundary of the word, to set the scope of the word, कि इस word के अंदर क्या included है और क्या excluded है. So it defines the scope of the word, not कि meaning क्या है. ये फर्क समझो. प्राइवेट कंपनी, अब तुम लोग सबका फेवरेट प्राइवेट कंपनी, वो मैं रिवाइज करने जा रहा हूं. अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच हैज 3 restrictions in its articles. Number 1, right to transfer the share is restricted. ये सिर्फ शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन होता है, डिवेंचर पे नहीं होता. Such restrictions are specified in articles. For example, जैसे प्राइवेट कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया इफ अ मेंबर वांट्स टू सेल शेयर्स ही विल सेल ओनली टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स नॉट टू सम आउटसाइडर एट अ पार वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू, एंड विद द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स. तो ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे. नंबर 2, मैक्सिमम मेंबर्स आर लिमिटेड टू 200. यू नो ये बहुत फेमस टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस बनते थे छोटे क्लास में भी. मैक्सिमम मेंबर्स 200 का मतलब इसमें 3 तरह के मेंबर काउंट नहीं होते. जॉइंट मेंबर्स आर काउंटेड एज 1. Current employees who became the shareholders of the company due to the employment are excluded. Ex-employees who became the shareholder due to their employment are also excluded. Third, prohibits invitation to public. ये लोग कैसा भी पब्लिक इशू नहीं कर सकते, ना शेयर का ना डिवेंचर का. कोई पब्लिक इशू अलाउड नहीं है. इनको केवल प्राइवेट प्लेसमेंट अलाउड है, पब्लिक इशू अलाउड नहीं है. तो prohibits invitation to public to subscribe for its securities. एक बात, पहले 2015 के पहले मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी. प्राइवेट के लिए 1 लाख, पब्लिक के लिए 5 लाख. फिर 2015 में भारत सरकार ने वो हटा दिया, बोला मिनिमम कैपिटल की कोई लिमिट है ही नहीं, हटा दिया. आज भी आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना प्राइवेट पब्लिक कंपनी का, तो उसमें लिखा हुआ रहता है हैविंग सच मिनिमम पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब, जो कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड है ही नहीं, पर अपने को आंसर में जरूर लिखना है. सेक्शन 8 कंपनी को ना हम प्राइवेट मानते हैं ना पब्लिक, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी. उसमें कभी भी सरकार कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं करेगी, तो वो एक्सेप्शन है. बाकी प्राइवेट और पब्लिक में हो सकता है फ्यूचर में सरकार बता दे मिनिमम, पर सेक्शन में तो कभी नहीं आएगा. नाउ पब्लिक कंपनी. सो व्हाट्स अ पब्लिक कंपनी? Public company is a company having such minimum paid up capital as prescribed and which is not a private company. ये तो बेकार था. मेन उधर है subsidiary. A private company that is a subsidiary of a public company is treated as a public company. इस पे बड़े सवाल हैं, देखो इधर. H Limited is a public company, उसका बच्चा subsidiary S Private Limited will be deemed as a public company. ये जो deemed public company होता है ना, इसको बड़ा नुकसान है. इसको प्राइवेट कंपनी वाले एंजॉयमेंट एग्जेम्पशन मिलेंगे नहीं, पब्लिक कंपनी होने के एडवांटेज नहीं मिलेंगे, और पब्लिक कंपनी होने के सारे डिसएडवांटेज मिलेंगे. एस प्राइवेट लिमिटेड विल सफर ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कंपनी बट विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द प्रिविलेजेस ऑफ अ पब्लिक कंपनी. जब अगर उसको प्रिविलेज एंजॉय करना है तो उसके लिए उसको प्रॉपर लीगली पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना
पड़ेगा। अच्छा, एक बार गौर से देखो, एच लिमिटेड पब्लिक कंपनी, उसकी सब्सिडियरी एस प्राइवेट लिमिटेड डीम्ड पब्लिक कंपनी, अब उसकी भी एक सब्सिडियरी प्राइवेट कंपनी, वो भी डीम्ड पब्लिक कंपनी। 2 लेयर तक तो जा ही सकते हैं ना। फिर टाइप्स ऑफ कंपनीज के बाद जो नेक्स्ट बड़ा टॉपिक आया था दैट वाज टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स। यहाँ के एम पी, एम डी, मेंबर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, रिलेटेड पार्टी, ऐसे डेफिनेशन आएंगे, बड़े अच्छे हैं। सबसे पहले हमारा डेफिनेशन है के एम पी, की मैनेजरियल पर्सन। कौन कौन आता है इसके अंदर? की मैनेजरियल पर्सन, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 51। कौन कौन आते हैं इसमें? 6 पॉइंट्स है। नंबर 1, सीईओ, मैनेजर और एमडी एक ही व्यक्ति होता है, इसीलिए वो एक ही लाइन में लिखा हुआ है। दूसरा, सी एस, कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी जो सारे लीगल कंप्लायंस संभालेगा। तीसरा, होल टाइम डायरेक्टर। चौथा, सीएफओ। पांचवा, ये नीचे देखो, ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 10 डायरेक्टर्स है, 4 एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, और बाकी के 6 हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स केएमपी होते हैं, ऊपर एमडी भी था, होल टाइम डायरेक्टर भी था, पर इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव वो केएमपी नहीं होते। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के एक लेवल नीचे जो सीनियर मैनेजमेंट है, इसमें बीओडी चाहे तो कुछ कुछ लोगों को केएमपी का दर्जा दे सकती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया, बोर्ड रेजोल्यूशन, और सीनियर मैनेजमेंट के अंदर इन 4 लोगों को केएमपी का दर्जा दे दिया, डेजिग्नेटेड एज केएमपी। तो अब भाषा पढ़ो। ऑफिसर्स नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो एग्जीक्यूटिव, नॉट मोर देन 1 लेवल मतलब एग्जैक्टली 1 लेवल बिलो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स who have been designated as KMP by the board. And last, other prescribed officers. ठीक है। एमडी का डेफिनेशन बड़ा अच्छा है। एमडी पहले शॉर्ट में, मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर हु इज एंट्रस्टेड विद सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब थोड़ा खींचेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल, एग्रीमेंट, रेजोल्यूशन इज एंट्रस्टेड विद सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये वाली लाइन लिख के काटी भी का मतलब है, ये आप लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ एमडी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। फिर नोट, ये नोट सेक्शन का हिस्सा है, ठीक है। एमडी का डिविजन होता है 2 का 54, तो उसी का हिस्सा उसके एक्सप्लेनेशन में डाला हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ऑफ रूटीन नेचर आर नॉट कंसिडर्ड एज सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। तो जो लोग कंपनी में ये सब 5 काम कर रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ये काम करने को सब्सटैंशियल पावर नहीं मानते, उस आदमी को एमडी नहीं मानते। जैसे चेक साइन करना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करना, शेयर सर्टिफिकेट साइन करना, शेयर ट्रांसफर को रजिस्ट्री कराना, डॉक्यूमेंट्स पे कॉमन सील लगाना, ऑल दीज 5 थिंग्स आर administrative act of routine nature and they are not considered as substantial power of management. फिर मेंबर का डेफिनेशन, कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती है, उसमें अपने सारे मेंबर्स का डिटेल लिखती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर। हर शेयर होल्डर का नाम उसमें लिखा जाता है, जब उसमें नाम लिखा जाता है तभी वो लोग मेंबर कहलाते हैं। और ये मेंबर वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? कंपनी लॉ में जब आप पढ़ते हो तो मेजर जो राइट्स होते हैं, डिविडेंड, वोटिंग वगैरह, वो मेंबर को होता है। कंपनी लॉ में शेयर होल्डर वर्ड कम यूज होता है, मेंबर वर्ड ज्यादा। तो मेंबर वो जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है, बट इनडायरेक्टली उसका मतलब वही है कि वो शेयर होल्डर होगा। फिर मैंने डीमैट शेयर्स का कॉन्सेप्ट सिखाया था क्लास में। 1996 में ऑनलाइन डीमैट शेयर्स का कॉन्सेप्ट आया था डिपॉजिटरीज एक्ट 96 द्वारा। 2 बड़े डिपॉजिटरी भारत में जो अभी एग्जिस्ट करते हैं वो है एनएसडीएल, सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल यही लोग क्या करते हैं, फिजिकल शेयर, कागज वाले फिजिकल शेयर को डीमैट शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। डीमैट शेयर इज ऑनलाइन शेयर, ताकि एक इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट से दूसरे इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में खटाखट ट्रांसफर हो सके, ठीक है। डिपॉजिटरी, अब नीचे देखो, ये पूरा डीमैट का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। डीमैट शेयर मतलब अभी शॉर्ट में बोल रहा हूं ऑनलाइन शेयर्स, ताकि फटाफट शेयर ट्रेडिंग हो सके स्टॉक मार्केट में जो होता है। तो ये है फाइनली मेंबर का डेफिनेशन, सेक्शन 2 का 55, 3 पॉइंट है। वो व्यक्ति जो सब्सक्राइबर था, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। नंबर 2, जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है। एंड नंबर 3, अगर डीमैट शेयर्स है तो डिपॉजिटरी एक दूसरा डॉक्यूमेंट मेंटेन करती है, रोबो। डीमैट शेयर्स का रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन नहीं होता, वहां पे डिपॉजिटरी मेंटेन करती है रोबो, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। उसमें अगर आपका नाम है तो भी आप
मेंबर हो। तो या तो सब्सक्राइबर्स या रोम या रोबो, सब्सक्राइबर्स रोम रोबो। Next, officer and default. This one is also a great definition, big one. Section 2, clause 60. An officer is default shall be liable for punishment in case of any default. It includes whole-time director, key managerial person. Number one, where there is no key managerial person, the board of directors will specify one of the directors among themselves to be the officer in default. If no such director is specified, then all the directors shall be officer in default. इसी पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। फिर नंबर 4, पर्सन, अगर हमने अकाउंट्स, एफएस, अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी किसी पर्सन को सौंप दी है, तो अकाउंट्स और एफएस में गड़बड़ी के लिए फिर वही ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा। इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल, पर्सन ऑन हुज आदि, आदित्य का छोटा आदि, advice, direction, instruction, the board of directors are accustomed to act, except any advice given in professional capacity. Number 6, indirectly, every director who is aware of the contravention of law but is not objecting to it, or he has given his consent, or he himself has participated, connived in that, shall be officer in default. पब्लिक इशू के केस में मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ये लोग भी माने जाते हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब ये इसके ऊपर क्वेश्चन था जो हमने लिख के पूरा किया। रिलेटिव का डेफिनेशन ये मैंने बुक से पढ़ाया था, बड़ा इजी होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, स्पाउस, फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन डॉटर, सन्स हस्बैंड डॉटर्स वाइफ। इसमें बहुत सारे लोग नहीं है, इन लॉज शामिल नहीं है, कजिन, मटर्नल पैटर्नल अंकल आंटी कजिन वो नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है। नेक्स्ट, रिलेटेड पार्टी, ये भी बड़ा धूम धड़के वाला डेफिनेशन है, बड़ा अच्छा है। जैसे इंसानों के रिलेटिव होते हैं, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के रिलेटिव नहीं होंगे, रिलेटेड पार्टी होंगे। तो हु आर द रिलेटेड पार्टी, ये डेफिनेशन हमारे सिलेबस में पढ़ना है, वरना असली काम में तो ये डेफिनेशन फाइनल में आता है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो लॉ है सेक्शन नंबर 188 वो फाइनल में आता है, वो इंटर में है ही नहीं, पर ये डेफिनेशन है और पूछते भी वो लोग एग्जाम में, आओ देखते हैं, ठीक है। सेक्शन 2 का क्लॉज 76, नंबर 1, डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स आर ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी, उनका कंपनी पे एक इन्फ्लुएंस चलता है। KMP and their relatives are also related party. Firm, a partnership firm in which our director, manager or their relative is a partner. ये मैंने ड्रॉ करके समझाया है। Private company in which our director, manager or their relative is a member or a director. Public company में twin conditions है। अगर सामने वाली कंपनी पब्लिक कंपनी है एंड आवर डायरेक्टर मैनेजर is a director in that company and holds along with relatives more than 2% paid up capital of that company, then that public company is our related party. अब इस पे बहुत सारे illustrations थे, ठीक है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं धीरे धीरे, बहुत सारे illustration थे इस पे। प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन है, पब्लिक कंपनी के लिए 9 के 9 पॉइंट्स, इसमें 9 क्लॉजेस होते हैं, 9 सब क्लॉजेस, ऑल द 9 पॉइंट्स आर रिलेटेड पार्टी। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए क्लॉज नंबर, सब क्लॉज नंबर 8 जो होता है ग्रुप कंपनी इज नॉट ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी। उसके ऊपर क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन था जो हम लोगों ने वही लिख के प्रैक्टिस किया, ये भी क्वेश्चन आंसर चल रहा है। फिर कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने बुक से किए जो हल्के हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बुक्स एंड पेपर, बुक्स एंड पेपर याद करना है, सिंपल याद करो, मर्द, मिनट्स, एग्रीमेंट्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स, मर्द, मर्द इन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एकदम इजी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 4 आएगा, कैश बुक, सेल परचेज, असेट लायबिलिटी, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 होता है, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स। 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, सोडा, SSODA, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, OPC, डोरमेंट कंपनी। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का नॉर्मली मतलब होता है अप्रैल टू मार्च। फिर स्पेशल, अगर फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है कंपनी का, if the company is incorporated in the month of Jan, February, March, then its first financial year and will not be that 31st March, but it will be 31st March of the next year.
एंड लास्टली, अगर भारत में कोई कंपनी है विच इज अ होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट ऑफ अ सीआईओआई एंड उसको कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने के लिए एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ेगा जो फॉरेन कंट्री का है, तो आरडी से परमिशन लेके डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकता है। ठीक है, यही एक्सप्लेन किया था मैंने। फ्री रिजर्व हम लोगों ने बुक से किया था। नेटवर्थ सेक्शन 2 का 57 वेरी गुड डेफिनेशन, ये भी बुक से किया था, मैं शो कर रहा हूं तुम लोग को। बहुत सुंदर मैंने बुक में ड्राफ्ट कर रखा है उसको। नेटवर्थ में 10 आइटम्स, ठीक है। याद करने का टेक्निक, 4 आइटम्स माइनस 3 आइटम्स एंड डोंट इंक्लूड अदर 3 आइटम्स। अब ये क्या है देखो इधर, नेटवर्थ सबसे पहले 4 आइटम्स जो इसमें आएंगे, पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, एड ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, एड सिक्योरिटी प्रीमियम, एड लेस पीएल बैलेंस। फिर 3 आइटम माइनस करो, 3 लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मिससेलेनियस एक्सपेंस, नॉट रिटर्न ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर। और ये जो 3 आइटम है ना, ये 3 इनकम्स है। अगर ये नेटवर्थ में इंक्लूडेड है गलती से सम्स में तो हटाओ, और अगर इंक्लूडेड नहीं है तो मत ऐड करो, कुछ नहीं करना, इसको लेना नहीं है नेटवर्थ में। ये 3 इनकम नेटवर्थ में काउंट नहीं होगा। याद करने के लिए बोलेंगे वॉर, राइट बैक ऑफ डिप्रिसिएशन, अमेलगमेशन से पैदा होने वाला कैपिटल रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट से पैदा होने वाला रिवैल्यूएशन रिजर्व। दैट्स द नेटवर्थ का डेफिनेशन, ठीक है ना। फिर निधि कंपनी मैंने पढ़ाया था। भारत में निधि कंपनी का सबसे बड़ा एग्जांपल है महावीर निधि लिमिटेड। निधि कंपनी इज लाइक अ माइक्रो बैंकिंग कंपनी विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड गिव लोन्स, बट कंडीशन है ओनली विथ मेंबर्स। अगर आप निधि कंपनी में अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवाने जाओगे तो पहले आपको एक शेयर देके मेंबर बनाएगा। अगर आप लोन लेने जाओगे तो पहले शेयर देके मेंबर बनाएगा, तभी आपसे डील करेगा। तो इट डील्स ओनली विथ इट्स मेंबर्स। इसका डेफिनेशन इस तरह से होता है, निधि कंपनी इज अ कंपनी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ निधि कंपनी व्हिच हैज बीन क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड थ्रिफ्ट अमंग इट्स मेंबर्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये सब हमने डिस्कस किया था बुक से, इजी टॉपिक्स। बाकी जो छोटे छोटे डेफिनेशन है वो हमने बुक से किए थे, उसकी टेक्निक समझ लो क्या है। बहुत सारे स्मॉल डेफिनेशन हैं, उनमें सेक्शन नंबर याद नहीं करना है। नंबर 2, पूरा फुल सेंटेंस भी नहीं पढ़ना है। हर जगह मैंने बगल में शॉर्ट में 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे, बस वो पढ़ के जाना है कि अगर आ गया गलती से एग्जाम में तो लिख पाए, ठीक है। फिर ये तो चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट पर क्या है कि मैं पढ़ा रहा था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स गारंटी, तो वहां मेमोरेंडम वर्ड आ गया तो समझाना पड़ेगा। तो मैंने बताया था मेमोरेंडम इज अ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर द फंडामेंटल चार्टर्स ऑफ द कंपनी, दे आर कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम कंटेन्स 7 clauses. Nassau can, don't change the order, keep it in this sequence. Nassau can, name, situation, object, liability, capital association, and OPC है तो nominee clause भी। और उस तरफ articles, they contain approximately 90 regulations for management of the company. Now memorandum में clause होता है और articles में regulations होता है, ठीक है। Types of companies based on share guarantee unlimited, section number, maximum liability shares के केस में अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, गारंटी केस में मैक्सिमम गारंटी अंडरटेकिंग अमाउंट, अनलिमिटेड में अनलिमिटेड। विच डॉक्यूमेंट और अथॉरिटी लिमिट्स द लायबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी में मेमोरेंडम मेमोरेंडम, और अनलिमिटेड की लायबिलिटी अनलिमिटेड कौन बनाता है, मेमोरेंडम नहीं, एनसीएलटी का ऑर्डर। व्हेन इज द मनी पेएबल, कॉल मनी तो कभी मंगा सकते हैं एनी टाइम, गारंटी कंपनी वाइंडिंग अप में दिया जाता है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी भी वाइंडिंग अप में ही होता है, ठीक है। फिर एक डेफिनेशन आया था कॉन्ट्रीब्यूटरी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को बड़ा डाउट होता है, मैं क्लियर कर रहा हूं। सेम व्यक्ति उसका नाम बदलते रहो। ये देखो, इन कॉर्पोरेशन के पहले वो मेंबर के सब्सक्राइबर कहलाता है, इन कॉर्पोरेशन के बाद वो मेंबर कहलाता है, और जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तब आप उसको मेंबर बोलना बंद कर देते हो। यू स्टार्ट कॉलिंग दैट मेंबर कंट्रीब्यूटरी एज इफ ही इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट समथिंग। नाउ all members will be called contributory whether they are going to contribute or not, whether they are fully or partly paid share। जो fully paid share वाले हैं उनको कुछ नहीं देना, पर बोलेंगे उनको contributory। so that was all, ठीक है। ये था रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, ठीक है। आई होप तुमको ये रिवीजन अच्छा लगा, बहुत पावरफुल कॉपी नोट्स है। और हाँ,
एक मेरे पास गुजारिश आती रहती है स्टूडेंट की, सर कॉपी नोट दे दो दे दो दे दो। ऑब्वियसली अच्छे होते तो स्टूडेंट लोग का मन करता है, पर अगर मैंने कॉपी नोट्स दे दिया ना तो ये जहर हो जाएगा। जहर कैसे हो जाएगा? फिर कोई स्टूडेंट लिखना नहीं चाहेगा। द होल, देखो वॉट एवर आई हैव रिटन इन कॉपी नोट्स इट इज ऑलरेडी देयर इन द बुक। कौन सी ऐसी बात मैंने बता दी जो किताब के बाहर है? तो ये तो है ही। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो किताब में है ही। द मेन थिंग इज लिखो, साथ साथ में लिखो, प्रैक्टिस करो, लिखो प्रैक्टिस करो, उससे हाथ खुलेगा। वही एक मेन पर्पस है कॉपी नोट्स का। मैं कॉपी नोट से रिवाइज भी इसीलिए करा रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हो जो चाहते हैं कि भाई कॉपी नोट्स भी हमको कहाँ से मिलता, तो ये आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे आप पॉज कर करके भी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी कि हाँ पॉज करो कॉपी बनाओ, पॉज करो कॉपी बनाओ, बट एटलीस्ट यू हैव द एक्सेस कि आराम से तुम देख के ड्रॉ कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी भाई, लिखो प्लीज। यही स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मतलब बोलते थे कि इतना कौन लिखेगा नहीं लिखेगा, और मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा था बिना लिखे, और बाद में पता चला नहीं नहीं अब सबको लिखने की इच्छा हो रही है। तो अब जब लिखने की इच्छा हो रही है, मैं लिखा रहा हूं तो लिखो ना, फिर ये शॉर्टकट का रास्ता क्यों? तो प्लीज राइट विथ मी, बहुत फायदा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।